नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी शारदा हॉस्पिटल से आज आपके सामने एक बड़ी समस्या के बारे में बात करने आई हूँ। आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस या हिंदी में बोले तो उसको आँख आना आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस विषय में आज हमारे साथ डॉक्टर JL गोयल सर, जो हेड एंड प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी शारदा हॉस्पिटल के हैं। सर आज अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। सर का एक्सपीरियंस ऑफ्थेल्मोलॉजी फील्ड में 30 साल से ऊपर का है। सर ने अपनी रेजिडेंसी जूनियर एज वेल एज सीनियर रेजिडेंसी RP सेंटर एम्स से करी हुई है, जिसके बाद वो पौंडीचेरी जयपुर में भी पार्ट रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने GNEC में 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिया है और वहाँ से अब शारदा हॉस्पिटल 2020 से हमारे साथ ज्वाइन किया है। उनकी देख रेख में हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा का सबसे पहला आई बैंक इंस्टीट्यूट भी खुल गया है। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर, आजकल आप देख रहे हैं रेड आई, पिंक आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर व्यक्ति को फैलता जा रहा है। सर, इस विषय में प्लीज़ आप हमें कुछ बताइए, ये कंजक्टिवाइटिस चीज़ होता क्या है? हमारी आँख के ऊपर ना एक झिल्ली होती है, जो कि हमारा आँख का जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, और वही झिल्ली जो आँख की पलकों के पीछे भी जाती है। तो ये झिल्ली को हम बोलते हैं कंजंक्टिवा। तो ये जो झिल्ली होती है, जब इसकी सूजन हो जाती है किसी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। तो कंजंक्टिवाइटिस का मतलब ये है कि इस झिल्ली का सूजन आना, और जो कि या तो वायरस से हो सकता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, या कई बार एलर्जी से भी हो सकता है। तीनों चीज़ों से हो सकता है। तो आजकल जो फैला हुआ है, ये जो कंजंक्टिवाइटिस जो फैली हुई है, जिसको हम आई फ्लू भी बोलते हैं या पिंक आई सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसका कारण है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस में यूजुअली क्या होता है कि जो वायरस है वो आँख के अंदर चला जाता है, तो उसके बाद फिर वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। तो इसी की वजह से वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होती है, जिसमें कि आँख एक तो लाल हो जाती है, दूसरा आँख के अंदर से पानी आना शुरू हो जाता है, तीसरा ये है कि उसमें कई बार फॉरेन बॉडी सेंसेशन सी होती है, जैसे कि आँख में कुछ रड़कन है, या फिर ये होता है कि आँखों की पलकें सूज जाती हैं, या फिर पलकें चिपक भी जाती हैं, क्योंकि कई बार डिस्चार्ज यदि तो वाटरी हो फिर तो नहीं चिपकती। यदि उसमें मवाद आनी शुरू हो जाए, जब ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होती है, तो उसमें आँख में मवाद आनी शुरू हो जाती है। ये मवाद से पलकें भी चिपक जाती हैं, या पलकों के बाल भी चिपक जाते हैं। तो कई बार जब ज़्यादा इन्फेक्शन होती है तो आँखों में पेन भी शुरू हो जाता है। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को आँख में दर्द भी शुरू हो जाता है। कईयों को इचिंग शुरू हो जाती है, मीन्स खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो इन सभी लक्षणों के साथ जब पेशेंट आता है, तो हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस लेबल करके फिर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सर, वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये 3 तरह के कंजक्टिवाइटिस होते हैं। सर, इसमें वायरल और बैक्टीरियल को क्या हम एलर्जिक से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी, ये तीनों कंजंक्टिवाइटिस, पहली तो बात ये है कि ये तीनों कंजंक्टिवाइटिस जो बारिश के और गर्मी के दिनों में, ये तीनों कंजंक्टिवाइटिस ज़्यादा कॉमन होती हैं। क्यों कॉमन होती हैं? क्योंकि वायरस और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, और वो गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जो कि इसमें गर्मी में और बारिश के दिनों में उसको परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है। उसमें क्या होता है कि वायरस भी पनपना शुरू कर देता है तेज़ी से, और तेज़ी से प्रोलिफरेट करके उसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है एटमॉस्फेयर में कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस से बचना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, या किसी भी वजह से यदि आपकी हाइजीन पुअर है, तो फिर तुम्हारे को कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। बैक्टीरिया भी इसी सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, और उनको भी ह्यूमिडिटी चाहिए, तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस भी इसी वजह से होती है। पर बैक्टीरियल और वायरल कंजंक्टिवाइटिस में डिफरेंशिएट करने का एक तरीका ये है कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस में मेनली
आँख में पानी बड़ा तेज बहुत ज़्यादा आता है, जबकि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में मवाद ज़्यादा आती है। तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस ये होता है कि भी एंटीबायोटिक ड्रॉप से क्विकली हील भी हो जाती है, और वो इतनी इन्फेक्टिविटी उसकी नहीं होती जितनी वायरल कंजंक्टिवाइटिस की होती है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस तो एक जंगल की आग की तरह फैलती है, जबकि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस उतनी ज़्यादा नहीं फैलती। यदि हम कंपेयर करें बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के, तो जो मरीज़ जब एपिडेमिक भी होता है तब भी हमारे ओपीडी में सिर्फ 4-5 मरीज आएंगे, जबकि वायरल कंजंक्टिवाइटिस वाले मरीज जो आते हैं वो 25-25, 30-30, 40-40 मरीज, इस तरह की कंजंक्टिवाइटिस आजकल फैल रही है। तो तीसरा है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में खुजली ज़्यादा होती है, पेशेंट को पेन नहीं होता, जबकि वायरल कंजंक्टिवाइटिस में पेन भी हो सकता है। और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में तो उसको एक तो आँख में पानी ज़्यादा आता है, और दूसरा उसको सारा दिन खुजली होती रहती है। इतनी खुजली वायरल कंजंक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में नहीं होती जितनी कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में होती है। सर, क्या वायरल कंजंक्टिवाइटिस बच्चों में ज़्यादा मिलता है कि अडल्ट्स में ज़्यादा मिलता है? वायरल कंजंक्टिवाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी एज को स्पेयर नहीं करती। वो चाहे वो इन्फेंट है, चाहे चाइल्ड है, चाहे वो अडल्ट है या ओल्ड एज पेशेंट है, सभी पेशेंट्स को वायरल कंजंक्टिवाइटिस इक्वली अफेक्ट करती है। मेल और फीमेल में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम किस एज में ज़्यादा होती है। सर, पेशेंट्स को हम क्या बोलें कि उनको कौन से सिम्टम्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए, कि क्या उनको फील हो कि वो तुरंत डॉक्टर के पास आएँ? जब भी पेशेंट को आँख जब लाल होती है या पानी आना शुरू होता है या उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन शुरू होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी कंजंक्टिवाइटिस स्टार्ट हो गई है। पर कई बार ये होता है कि भी पेशेंट को 1 दिन या 2 दिन पहले थोड़ा सा सारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, या हरकत सी शुरू हो जाती है, या थोड़ा हेडेक शुरू हो जाता है, या कईयों को गला ख़राब होता है। तो ऐसे वाले जो मरीज़ होते हैं जिसके 2-3 दिन पहले फीवर हुआ या उसका गला ख़राब हुआ, उसमें फिर उसके बाद उसको आँख में इरिटेशन शुरू हो गई और थोड़ी थोड़ी लाल होनी शुरू हो गई या वाटरिंग शुरू हो गई, ऐसा मरीज़ का मतलब ये है कि उसको कंजंक्टिवाइटिस का अटैक आ गया। तो उसको चाहिए कि भी इमीडिएटली एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो सर, वायरल कंजंक्टिवाइटिस के साथ हमें फीवर और सोर थ्रोट इन सब का भी ध्यान देना इनका भी ध्यान देना पड़ेगा, पर हर एक पेशेंट में सोर थ्रोट या फीवर हो सकता है ना हो। कई पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि सीधे ही कंजंक्टिवाइटिस होंगे, उनके सोर थ्रोट या फीवर नहीं होगा। सर, देयर इज़ वेरी बिग मिथ कि ये देखने से फैलता है, क्या ये ट्रू है कि नहीं? वायरल कंजंक्टिवाइटिस देखने से नहीं फैलता, पर ये बेसिकली कांटेक्ट से फैलता है। अब जैसे एक घर में किसी को कंजंक्टिवाइटिस हुई, तो वो कंजंक्टिवाइटिस में वो कहीं ना कहीं या तो वो अपने रुमाल या तौलिया या इवन बेड पे भी जब लेटेगा, तो भी जब करवट बदलेगा तो बेड पे भी इन्फेक्शन हो जाएगी। तो ऐसे में जब दूसरा पार्टनर है वो भी उसी बेड पे लेटेगा, चाहे वो दूर ही रहे, तो भी मतलब कि उसको कभी भी कांटेक्ट तो हो ही जाता है। जैसे तुम दरवाज़ा खोलते हो तो हर टाइम तो आप सोप वाटर से हाथ धो के नहीं खोलोगे, तो यदि तुम्हारे को इन्फेक्शन है, तुमने कभी उसको आँख को साफ़ किया, उसी से हैंडल दरवाजे का खोला और दूसरे आदमी ने भी वही यूज़ किया, तो ऐसे में या तुम इवन जो खाने वाले के बर्तन वगैरह हैं, ये जो इन्फेक्टेड आदमी को कोई दूसरा उठाएगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में इन्फेक्शन, किसी में भी वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है, और वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते भी मैसिव नंबर्स में होते हैं। तो इसलिए ये इन्फेक्शन को बचाने के लिए इफ़ यू आर वेरी केयरफुल और रिपीटेड हैंड वाश खुद भी करते हो और दूसरे भी, यदि तुम्हारा कहीं पे टच हुआ है उसको टच कर लिया, तो सोप वाटर से रिपीटेड हैंड वाश करते रहोगे तो हो सकता है तुम बच जाओ। बट अदरवाइज
दूसरा तरीका ये है कि उसको आइसोलेट कर दो। जो भी पेशेंट है, घर में तुम 4 मेंबर हो, एक आदमी को कंजंक्टिवाइटिस हो गई है, जिस तरह हम कोरोना में करते थे आइसोलेट, वैसे ही वायरल कंजंक्टिवाइटिस में भी आइसोलेट कर दोगे तो दैट इज ए मच बेटर वे ऑफ प्रिवेंटिंग योरसेल्फ। सर, एक व्यक्ति को घर में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, उसके बाद सबको होने लगता है। ऐसे केसेस में क्या प्रिकॉशंस और क्या कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं घर में? घर के लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? घर के लोगों के इसमें प्रिवेंशन तो यही है कि भी अपनी हाइजीन, मेनली तो हाइजीन पे ही है। हाइजीन का मतलब ये है कि रिपीटेड सोप वाटर से हाथ वॉश करो, या फिर हैंड सैनिटाइज़र जैसे जो पॉलीविनाइल अल्कोहल 70% यूज़ करते हैं हम हैंड वॉश से, वो कर सकते हो। तो ये चीज़ों का ही ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज जो या आइसोलेशन में यदि मरीज उसकी आइसोलेशन कर दोगे तो भी दूसरे बच सकते हैं। बट अदरवाइज यदि एक ही कमरे में होते हो तो उसमें इन्फेक्शन को बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि ये फोमाइट्स से भी हो सकती है। फोमाइट्स का मतलब ये है कि जैसे किसी का गला खराब है तो वो जैसे थोड़ा बहुत खांसी भी करेगा तो उसमें वो सिक्रीशंस में भी वायरस भरे होते हैं। इवन जो खांसी होगी तो भी वायरस उड़ के दूसरे के तरफ जा सकता है। या फिर कांटेक्ट जब भी, जैसे मैंने बताया कि भी चाहे तौलिया या रुमाल या फिर तुम इवन बेड भी वो सेम यूज़ करते हो, या फिर जो कुर्सी या हैंडल, जो डोर हैंडल, तो हर जगह पे ही उसके हाथ पे तो वायरस होते ही हैं। तो वो यदि उसको अवॉइड जितना मैक्सिमम कर सकते हैं तो दैट इज़ द ओनली वे टू अवॉइड। पर एक बार हो गई तो फिर उसके बाद तो फिर ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। सर, ऐसे पेशेंट्स क्या घर पे पानी से, टैप वाटर से आंख धो सकते हैं? टैप वाटर से धोने के बजाय हम प्रेफरेबली एडवाइस करते हैं कि आरओ वाटर से यूज़ करें, क्योंकि आरओ वाटर इज़ ए रिलेटिवली एसेप्टिक वाटर या प्योर वाटर होता है, जिसको कि तुम यदि रिपीटेडली आंखें वॉश करोगे तो उसका वायरल लोड कम हो जाएगा। जैसे सिक्रीशंस में बड़े मैसिव नंबर में वायरस होते हैं, जितनी ज़्यादा बार आप आंखें धोओगे उतनी बेटर रहेगा, क्योंकि वायरस तुम्हारा आंख से निकल जाएगा। तो वो जो फ्रेश वायरस आएंगे, नहीं तो ये है कि भी पहले तुम्हारे यदि मान लिया 500 वायरस हैं, उसमें तुमने और ऐड कर लिए, उसमें 1000 हो गए। यदि 500 निकल गए तो उसमें से तुम्हारे 200 वायरस या ऐसे, वो तो होते तो ये लाखों में हैं वायरस में, तो मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वायरस इतना छोटा पार्टिकल होता है तो वो हज़ारों लाखों में पनपते हैं, तो उसको अवॉइड करने का तो कोई तरीका नहीं है। और हमारा ऐसी भी कोई ड्रॉप नहीं है। अक्सर मरीज ये पूछते हैं कि भी हमारे घर में किसी को हो गया तो हम कौन सी ड्रॉप्स डालें कि हमारी आँख में वायरल इन्फेक्शन ना हो। पर ऐसी कोई भी ड्रॉप नहीं है जो कि वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। एक बार जब इन्फेक्शन हो गई तो हो गई, फिर उसके बाद फिर उसका इलाज करना पड़ता है। सर, ऐसे केसेस में हैंड क्लेanलीनेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जी, हैंड क्लीननेस। तो उसमें क्या रेगुलर सोप भी यूज करना चाहिए या एंटीसेप्टिक सोप्स मोर प्रेफर्ड है सर? वैसे तो रेगुलर सोप जो हमारे घर में आम हैंड वॉश के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो भी सोप यूज़ करते हैं, दैट इज़ गुड इनफ। उसमें कोई ऐसा कोई स्पेशल एंटीसेप्टिक सोप लगाने के या लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो सोप वाटर होता है वो खुद ही एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। और बाकी एंटीसेप्टिक हैंड सैनिटाइज़र जो कोरोना के टाइम में हम यूज़ करते थे, वो भी हम उसमें 70% अल्कोहल होता है, उसमें भी कोई भी जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो वो भी रिपीटेडली आप यूज़ कर सकते हो यदि सोप वाटर नहीं यूज़ करना तो। पर दोनों में यदि कंपेयर किया जाए तो आई स्टिल फील कि सोप वाटर इज इवन बेटर देन इवन पॉलीविनाइल अल्कोहल। सर, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके ओपीडी में आते हैं, मेन कंप्लेन ये होती है कि स्कूल्स में फैला है। तो सर, ऐसे केस में पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे और बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे सर? हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि यदि किसी को वायरल बच्चे को इन्फेक्शन हो गई, पहले तो उसको कभी भी स्कूल मत भेजो।
क्योंकि बच्चे एक दूसरे को कभी भी प्रिवेंशन प्रॉपर ले ही नहीं सकते, और यदि एक बच्चे को हो गया तो वो क्लास में जब जाएगा तो वो दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन करेगा ही करेगा। और इवन हम एडवाइस करते हैं, इवन यदि टीचर को भी यदि कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है तो उसको भी चाहिए कि भी उस स्कूल से छुट्टी ले ले, क्योंकि वो यदि खुद को इन्फेक्शन है तो वो बच्चों को इन्फेक्शन करेगा। तो हम यही एडवाइस करेंगे कि स्कूल में मत भेजें और घर पे ही उसको आइसोलेशन करके एज पर एज पॉसिबल प्रॉपर हैंड हाइजीन वगैरह, या फेस को भी टच ना करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि भी बच्चे जैसे आंख मलते हैं उसमें डिस्चार्ज हाथों पे लग जाता है, उसी से फेस पे भी उंगली लगाते हैं। या हम इवन दूसरों को भी कहते हैं कि भी यदि किसी को कंजंक्टिवाइटिस हो चाहे ना हो, इन दिनों जब एपिडेमिक फैला हुआ है तो अपने हाथों को फेस या आईज पे टच मत करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है भी कब तुम्हारा हाथ में तुम्हारे को इन्फेक्शन हो गई है, और यही वही इन्फेक्शन वाला हाथ यदि तुम्हारी आंख पे लग गया या फेस पे लग गया तो आपको वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। सर, डार्क गॉगल्स हम पहनने के लिए एडवाइस करते हैं, कुछ पेशेंट्स समझते हैं कि सिर्फ बाहर ही जाते वक्त पहनना है, तो क्या ये डार्क गॉगल्स घर के अंदर एज वेल एज बाहर पहनना चाहिए या फिर सिर्फ बाहर जाते वक्त? डार्क गॉगल्स तो प्रेफरेबली हम कहते हैं कि भी कंजंक्टिवाइटिस में डार्क गॉगल्स पहनने चाहिए, क्योंकि एक तो ये है कि भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन उसमें नहीं होती, क्योंकि डार्क गॉगल्स प्रिवेंट करेंगे। दूसरा ये है कि कई पेशेंट्स में जैसे धूप में आंख खुलती नहीं है कंजंक्टिवाइटिस की वजह से, वायरल कंजंक्टिवाइटिस में भी कई, उससे क्या होता है कि यदि डार्क गॉगल्स पहने होंगे तो उसकी आंख खुल जाएगी। और तीसरा ये है कि भी यदि डार्क गॉगल्स पहने होंगे तो दूसरे लोगों को भी पता लग जाता है कि भी इनको कंजंक्टिवाइटिस है, तो वो अपने आप को प्रिवेंट करके रखेंगे। तो ये डार्क गॉगल्स घर में यदि नहीं पहनोगे तो दूसरों को भी हो सकता है खतरा हो कि जो बाकी के जो मेंबर हैं उनको भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए डार्क गॉगल्स प्रेफरेबली लगा के रखने चाहिए। तो बाहर तो लगाने ही लगाने हैं, पर घर पे भी लगा के रखें तो बेटर है। सर, पेशेंट्स को इसमें गर्म सिकाई करनी चाहिए कि आइस से कंप्रेशन करना चाहिए? हाँ, ये काफ़ी पेशेंट्स हमसे पूछते भी हैं भी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भी गर्म सिकाई करनी चाहिए जब इन्फेक्शन है या सूजन है, कहीं पे भी सूजन होती है तो हम कहते हैं कि गर्म सिकाई करनी चाहिए, तो वो हमारी आंख के लिए भी हमसे पूछते हैं। तो मैं हमेशा यही उनको एडवाइस करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही आंख की सूजन बढ़ी हुई है, उसके ऊपर यदि हम गर्म सिकाई करेंगे तो वो जो वेस्कुलराइजेशन या ब्लड वेसल और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो प्रेफरेबली उनको कोल्ड कंप्रेसेस करने चाहिए। तो गर्म सिकाई की बजाय कोल्ड कंप्रेसेस करोगे या ठंडे से सिकाई करोगे, ठंडा कोई भी चीज़ लगाओगे जैसे गॉज पीस या कोई कॉटन से पैड लगाओगे, या फिर कोई ठंडे वैसे भी कंप्रेसेस, कोल्ड कंप्रेसेस आते हैं, तो वो कोई से भी लगाओगे, उससे क्या है कि सूदिंग सा फीलिंग आती है। जैसे तुम लगाओगे उससे क्या है कि एक तो ब्लड वेसल जो है ना, जो फैले होते हैं या जो ब्लड वेसल ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, पेशेंट को भी कंफर्ट महसूस होता है और उसको पेन से भी रिलीफ मिलता है। तो इसलिए कोल्ड कंप्रेसेस दे आर बेटर देन हॉट कंप्रेसेस। सर, एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आप बहुत सारे पेशेंट्स दिन में देखते होंगे जी। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, एंड आप बाकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, फेलो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कैसे क्या बोलना चाहेंगे कि व्हाट प्रिकॉशंस दे शुड टेक इन देयर ओपीडी? हम हर पेशेंट को देखने के बाद हम अपने हाथों को सोप वाटर से ज़रूर हम वॉश करते हैं, और हम कोई भी चीज़ जैसे कोई भी हम टॉर्च लेते हैं या ऑफ्थेल्मोस्कोप, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम नॉन टच टेक्निक से ही यूज़ करते हैं ताकि वो पेशेंट को टच ना हो। बाय द वे कोई इनएडवर्टेंटली कोई टच हो भी जाता है तो फिर हम उसको दो तरह से उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन कर सकते हैं, या तो पॉलीविनाइल अल्कोहल जो कि हैंड सैनिटाइज़र डे बाय डे आते हैं तो उससे हम क्लीन कर लें,
या फिर हम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन भी रखते हैं, तो उससे मतलब कि उसको क्लीन करके, या फिर इवन जो स्लिट लैम्प पे भी कभी हमने किसी को एग्जामिन किया, तो स्लिट लैम्प को भी मॉर्निंग में, हर मॉर्निंग और इवन दोपहर के टाइम में बीच में भी हमारे को चाहिए कि भी वो या तो पॉलीविनाइल अल्कोहल या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% सोल्यूशन से उसके सरफेस क्लीन करने चाहिए। तो उससे हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट रखते हैं और बाकी पेशेंट को तो देखना पड़ेगा ही जब हमारे पास। और हम ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव, हम अपने चश्मा जिसका लगा होता है वो तो चश्मा यूज़ करता ही है, तो दूसरों को भी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। सर, उन फीमेल्स को आप क्या बोलेंगे जो मेकअप रेगुलरली यूज़ करती हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या वो मेकअप कंटिन्यू कर सकती हैं? मेकअप भी एक स्प्रेड करने का, एक कंजंक्टिवाइटिस स्प्रेड होने का एक बड़ा कारण बन जाता है कई बार, क्योंकि मेकअप में हम यदि बाय द वे आपको लेटेंट इन्फेक्शन है जो कि तुम्हें पता भी नहीं है, और उसमें मतलब कि आप कोई सुरमा यूज़ करते हो या कोई भी आईलाइनर यूज़ करते हो, और यदि वो इन्फेक्टेड है तो वो तुम्हारी आंखों को इन्फेक्शन वैसे भी स्प्रेड कर देगा। तो वैसे भी यदि इन्फेक्शन हो गई है फिर तो तुम यूज़ कर भी नहीं सकते, कोई भी मेकअप या कोई भी लाइनर आप यूज़ कर ही नहीं सकते। बट प्रेफरेबली हम ये कहते हैं कि भी दे शुड अवॉइड मेकअप एंड स्पेशली द लाइनर्स वगैरह, या कोई आँख में कोई भी चीज़ सुरमा वगैरह डालना, ये शुड अवॉइड करना चाहिए इसमें जब एपिडेमिक चल रही होती है। सर, कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स को आप क्या कहना चाहेंगे ऐसा सिचुएशन? हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र एक उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल ज़्यादातर लोग सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, और कंजंक्टिवाइटिस यदि लेटेंट है या फ्रैंक कंजंक्टिवाइटिस है तो भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक बार कॉन्टैक्ट लेंस इन्फेक्टेड आई के अंदर चला गया तो वो कॉन्टैक्ट लेंस में बैक्टीरिया उसमें स्टिक कर जाते हैं। जब उसमें चिपक गए हैं कॉन्टैक्ट लेंस के बैक्टीरिया, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस एक तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार यदि उसको यूज़ कर लिया तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस दोबारा हो जाएगी। और दूसरा ये है कि भी कॉन्टैक्ट लेंस वैसे भी मतलब कि उसको रिटेन करके रखेगा वायरस को, और जो ड्रॉप्स भी यदि वायरल कंजंक्टिवाइटिस में कॉन्टैक्ट लेंस लगाया है तो उसमें कॉर्निया में भी इन्फेक्शन होने के बड़े ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस वायरस से पूरा इम्प्रेगनेट हो गया या भर गया, और उसके साथ तुम कॉन्टैक्ट लेंस जो कॉर्निया के ऊपर लगातार कॉन्टैक्ट में रहता है तो नेचुरली वो कॉर्निया को भी इन्फेक्शन करेगा। तो केरेटाइटिस या कॉर्नियल इन्फेक्शन इज़ कॉमन इफ़ द कॉन्टैक्ट लेंस इज़ इन्फेक्टेड विद वायरस। तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र को चाहिए कि कॉन्टैक्ट लेंस ना यूज़ करे यदि कंजंक्टिवाइटिस हो गई है, और यदि उसको हो गई है और कॉन्टैक्ट लेंस उसने यूज़ करा भी है, चाहे 2-3 दिन के लिए भी किया, उसको कॉन्टैक्ट लेंस को डिस्कार्ड कर दें, उसको दोबारा ना यूज़ करें, क्योंकि उससे वायरस निकलेगा नहीं। सर, वायरल कंजक्टिवाइटिस कंटेजियस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस नॉन कंटेजियस है, उसमें भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं कि नहीं? नहीं, वैसे भी यदि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी है तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में भी हम ये एडवाइस करते हैं जब तक उसकी एलर्जी ठीक नहीं हो जाती तो कॉन्टैक्ट लेंस नहीं यूज़ करो, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस खुद भी एक एलर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे कई बार हम देखा है कि भी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र के जॉइंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, जो लिड के अंदर बड़े बड़े पैपिले बन जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस खुद भी एक एलर्जन है। और दूसरा ये है कि भी एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में भी यदि कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करेंगे तो वो कंजंक्टिव एलर्जी और भी बढ़ाएगा। और तीसरा ये है कि भी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस और एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस है, और उसमें यदि जो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया का जो कंजंक्टिवा में पड़ा है वो भी इन्फेक्शन करेगा, तो ऐसे में उसको दोबारा और इन्फेक्शन के चांस या इन्फ्लेमेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब तक एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस भी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करना चाहिए। सर,
रेड फ्लैग्स या डेंजर साइंस एक रेड आई के लिए क्या है? रेड आई के लिए जो रेड फ्लैग्स ये होते हैं कि यदि तुम्हारे को एक स्वॉलन लिड हो जाते हैं या तुम्हारे को हेमरेज आ जाता है। एक हेमरेजिक कंजंक्टिवाइटिस होती है जिसमें कि जो कंजंक्टिवा है उसके नीचे सारा हेमरेज फैल जाता है और उसमें देखने में भी आँख इतनी ज़्यादा लाल हो जाती है तो वो खुद भी पेशेंट घबराता है। और तीसरा ये है कि भी यदि आपको सीवियर पेन शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाए और आँख खुल ना पाए, मतलब कि इवन नॉर्मल ट्यूब लाइट में भी आप आँख खोल ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा आपको फोटोफोबिया हो रहा है और लाइट को देखने से उसको इतनी दिक्कत हो रही है, तो दैट मीन्स उसकी आँख की इन्फेक्शन, जो कंजंक्टिवाइटिस की इन्फेक्शन कॉर्निया में चली गई है। दैट इज़ कॉर्नियल इन्फेक्शन मीन्स केरेटाइटिस हो गई है या उसका हो सकता है भी कॉर्निया का अल्सर भी बन गया हो। तो ऐसे में तो इमीडिएटली दे मस्ट कॉन्टेक्ट आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये एक ब्लाइंडिंग प्रॉब्लम है। यदि कॉर्निया को इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें विजन भी आपका जा सकता है। ये जब तक कंजंक्टिवाइटिस है तो कंजंक्टिवाइटिस तो सेल्फ लिमिटिंग होती है, किसी को 3 दिन में भी ठीक हो सकती है, किसी को 3 हफ्ते लग सकते हैं, किसी को 4 हफ्ते 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। पर उससे क्या है कि रेजिडुअल प्रॉब्लम नहीं आती, विजन कम्स बैक, विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर जब कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया तो विजन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, तो उसमें विजन कहीं तुम्हारा परमानेंटली ना चला जाए, तो ऐसे में जैसे ही सीवियर पेन शुरू हो गया या आंख तुम्हारी खुलनी बंद हो गई या तुम्हारे हेमरेज हो रहे हैं, तब जरूर आई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सर, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ रेड आई ये क्या होते हैं? रेड आई की कॉम्प्लिकेशंस यही होती हैं कि एक तो केरेटाइटिस, जैसे मैंने बताया कि भी कॉर्निया में यदि इन्फेक्शन हो गया तो वो एक आंख में फोला पड़ सकता है और वो ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशन होती है। दूसरा ये है कि कई बार जब इन्फ्लेमेशन कॉर्निया के साथ इवन आंख के अंदर भी इन्फेक्शन आ जाती है, जैसे यूवेइटिस भी हो जाती है, तो ऐसे में वो उसका विजन जो है ना ड्रॉप करेगा। तो बाकी तो ये है कि भी इन्फेक्शन, जब वायरल इन्फेक्शन है तो वो आंख के कई बार लिम्फ नोड्स भी जो है ना कान के आगे, उनकी लिम्फ नोड्स की भी स्वेलिंग हो सकती है, या यहाँ पे जो मैंडिबल के नीचे यहाँ पे भी एक गांठें भी बन सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके आपका प्रॉपरली पूरा इलाज करवाओ। सर, इस डिजीज़ का ड्यूरेशन क्या है और क्या दवाई तुरंत ही हील होते ही छोड़ देनी है कि या कुछ समय तक और डालनी है? एंटीवायरल में एंटीवायरल ड्रग्स का वायरल कंजंक्टिवाइटिस में एज सच कोई रोल होता नहीं है, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं जब वायरल कंजंक्टिवाइटिस है तो हम एंटीवायरल ड्रग्स डाल लें। एंटीवायरल ड्रग्स टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, तो इसलिए वो कोई इस वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती। दूसरा ये है कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस में हम बेसिकली चाहते हैं कि एक तो रिपीटेड वॉशिंग करते रहो या आर्टिफिशियल टीयर डालते रहो, ताकि जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस में जो ड्राइनेस है वो दूर हो जाए। तीसरा, हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, तो कोई से भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं जो उसका पर्पज़ ये होता है कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन और ना हो जाए। जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरस के इन्फेक्शन के साथ हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं। बट एंटीबायोटिक ड्रॉप्स एज सच कोई वायरस के अगेंस्ट एक्ट नहीं करेंगी, पर यह है कि भी कॉम्प्लिकेशन को बचा देंगी। जैसे वायरल कंजंक्टिवाइटिस हुआ, साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो गया, उसको प्रिवेंट कर देंगे। सर, क्या ये कंजंक्टिवाइटिस की वजह से विजन पे या देखने पे कोई फर्क पड़ता है? यूजुअली नहीं पड़ता, क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस से विजन नहीं इन्वॉल्व होता। कंजंक्टिवाइटिस वाले मरीज जितने भी हम देखते हैं उनके विजन यूजुअली 6/6 ही होते हैं। उसमें विजन पे इफेक्ट तब तक नहीं पड़ता जब तक कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं हो जाता, जब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाती। अदरवाइज वायरल कंजंक्टिवाइटिस आती है, ये डिस्कम्फर्ट करती है हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद चली जाती है। विजन उसका पूरा नॉर्मल रहता है, आंख फिर नॉर्मल हो जाती है। अक्सर नॉर्मली तो
कंजंक्टिवाइटिस में यही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा कोई आंख में डैमेज होता नहीं है। पर ये है कि भी यदि तुमने स्टीरॉयड यूज़ कर लिए, कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब कंजंक्टिवाइटिस होती है तो रादर देन कंसल्टिंग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट तो वो खुद ही चले जाते हैं केमिस्ट के पास। तो वो केमिस्ट यूजुअली क्या करते हैं कि वो स्टीरॉयड ड्रॉप्स दे देते हैं। स्टीरॉयड ड्रॉप्स से क्या होता है, पेशेंट को जैसे ही ड्रॉप्स डालेंगे तो उसको सिम्टम तो उसके ठीक बेटर हो जाएंगे, मीन्स उसकी रेडनेस कम हो जाएगी, उसकी जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन कम हो जाएगी और उसका पानी भी कम हो जाएगा। पर एट द सेम टाइम जो वायरस की प्रोलिफरेशन है वो बढ़ जाती है। तो एक स्टीरॉयड एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, जो डबल एज्ड वेपन है, जो कि एक तरफ से तो तुम्हारे को तसल्ली दे रहा है, दूसरी तरफ इन डेप्थ ये इंक्रीज कर रहा है इन्फेक्शन को या उसके डैमेज को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि भी स्टीरॉयड ड्रॉप्स शुड नॉट बी यूज्ड इन वायरल कंजंक्टिवाइटिस। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें कि हम बाद में जब अक्यूट कंडीशन में तो स्टीरॉयड नो, पर यदि बाद में जैसे कोई कॉर्निया में इन्फिल्ट्रेट्स आ गए हैं या सेंटर में विजन इन्वॉल्विंग कॉर्निया में इन्फिल्ट्रेट आ गए हैं या उसको इन्फेक्शन हो गई है, तो उसमें हमारे को स्टीरॉयड उस स्टेज में हमारे को यूज़ करने पड़ते हैं ताकि उसमें कहीं कॉर्निया का स्कार ना बन जाए। बाद में भी कॉर्निया के ऊपर कोई स्कारिंग आ जाएगी तो फिर वो परमानेंटली विजन को प्रॉब्लम करेंगी, तो तब हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं। सर वाइड स्प्रेड हो रखा है कंजक्टिवाइटिस का, वेदर में भी बहुत ज़्यादा रेन है, ऐसे सिचुएशन में क्या आप इलेक्टिव प्रोसीजर सच एज कैटरैक्ट सर्जरी या रिफ्रैक्टिव सर्जरी एडवाइस करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है, पेशेंट भी हमसे पूछते भी हैं कई बार कि ऐसी सिचुएशन में मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि यदि कैटरैक्ट सर्जरी ऐसा जब वाइड स्प्रेड फ्लू हो रहा है तो उसमें कैटरैक्ट सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यदि मान लिया आपने कैटरैक्ट सर्जरी करवा ली, कैटरैक्ट सर्जरी के बाद हमारे को स्टीरॉयड ड्रॉप्स देनी पड़ती हैं ताकि उसकी आँख की सूजन दूर हो जाए। और इधर से हम यदि वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, फ्लू हो रहा है तुम्हारे को, तो वो हमारे को कहता है कि भी स्टीरॉयड तुम्हारे को नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो जो ऐसे में जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है वो डायलेमा में पड़ जाता है, भी स्टीरॉयड यूज़ करते हैं तो चांस ये भी हो सकता है कि इन्फेक्शन बढ़ जाए और हो सकता है वो एंडोफ्थल्माइटिस भी कर दे पीछे भी, उसकी जो विजन परमानेंटली लॉस हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी डायलेमा में पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं चाहता कि भी किसी को भी कैटरैक्ट सर्जरी इलेक्टिव कैटरैक्ट सर्जरी करवानी चाहिए। यदि किसी को मैच्योर कैटरैक्ट है या जिसको कि काला मोतिया कैटरैक्ट फटने का डर है या मोतिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको प्रॉब्लम आ सकती है इमीडिएटली, तो ऐसी जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें तो हमारे को करना ही पड़ेगा। पर जो इलेक्टिव ऑपरेशन है लाइक कैटरैक्ट, दूसरा ये है कि भी किसी को रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी करवानी है तो भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी में यदि तुमने आज रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवाई और अगले दिन या 2 दिन बाद तुम्हारे को एक बार वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो गई, तो फिर तुम्हारा वो जो ऊपर वाला लेंटिक्यूल का क्या हाल होगा ये तो फिर नेचर ही जाने। क्योंकि उसमें क्या होता है कि भी स्टीरॉयड तुम्हारे को यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी रिफ्रैक्टिव सर्जरी हुई है, और यदि स्टीरॉयड तुमने यूज़ किए तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस में तुम्हारे को वायरस की भी प्रोलिफरेशन बढ़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इलेक्टिव सर्जरी इस सीज़न में जबकि इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है तो वन शुड अवॉइड। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक ये सीज़न इसमें सीजनल फ्लू चल रहा है तो उसमें इलेक्टिव सर्जरी ना करवाएं तो बेटर है। सर आपका आज के सेशन के लिए टेक होम मैसेज क्या रहेगा? मेरा टेक होम मैसेज यही है कि ये हर साल वायरल कंजंक्टिवाइटिस का सीज़न तो आता है, पर हर साल हम सिर्फ 4-5 पेशेंट 6 पेशेंट देखते हैं, पर इस बार हमारे को हर ओपीडी में हम 25-25 पेशेंट देख रहे हैं।
5 गुना वायरल कंजंक्टिवाइटिस ज़्यादा है, क्योंकि हम देख भी सकते हैं कि इतना फ्लू इस बार इतना क्यों फैला है, क्योंकि फ्लडेड वाटर सारी जगह फैला हुआ है, सारी जगह पानी रुका हुआ है और वायरस इसमें इतना रैपिडली प्रोलिफरेट करे जा रहा है, ह्यूमिडिटी इतनी एटमॉस्फेयर में है। ऐसे में हमारे को एक तो सबसे बड़ी प्रिकॉशंस, हैंड हाइजीन की प्रिकॉशन हम जैसे कोरोना में लेते थे वैसे ही एग्जैक्टली हमारे को आजकल भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। रिपीटेड हैंड वाशिंग, रिपीटेड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़, और जहाँ कंजंक्टिवाइटिस वाला मरीज होते हैं तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। क्राउडेड एरिया में जाना नहीं चाहिए, जहाँ पे कोई भी कंजंक्टिवाइटिस का मरीज़ है उसको अवॉइड करें। और यदि कंजंक्टिवाइटिस हो गई है तो एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि वो देख ले कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। और ये भी सेल्फ मेडिकेशन हम स्ट्रांगली कहते हैं कि कभी भी मत करो। ये नहीं है कि भी केमिस्ट के पास जाओ, आजकल केमिस्ट के पास जब भी जाते हैं तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग स्टीरॉयड ड्रॉप्स लेके चले आते हैं, तो ऐसे में उनको बाद में कॉम्प्लिकेशन होगी। और इलेक्टिव सर्जरीज एज़ फार एज़ पॉसिबल जो वो अभी रुक जाएं, जब तक ये 4-6 हफ्ते की बात है, ये 2 महीने के अंदर अंदर ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस का सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो जब फ्लू ख़त्म हो जाएगा तो उस टाइम सेफ सर्जरी करवाना, इलेक्टिव सर्जरी कोई भी करवाना वो सेफ रहेगा। सर, हमारे कुछ व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस हैं जी, वुड यू लाइक टू आंसर देम? हाँ बोलो। सर, विशाल जी ने बोला है, आई गॉट वायरल कंजक्टिवाइटिस एंड आई वाज गिवन आई ड्रॉप्स फॉर द सेम, बट पोर्शन ऑफ आई इज स्टिल रेड, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी डायग्नोस्ड? नहीं, ये जो आँख की जो मेन, यदि तुम्हारी इन्फ्लेमेशन बिल्कुल ठीक हो गई है या सोजन ठीक हो गई है तो कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। जो भी आई ड्रॉप्स आप यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स यदि आपका विजन नॉर्मल है, डोंट वरी, जस्ट इट टेक्स टाइम। ये नहीं है कि भी मतलब कि हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि भी मैं तुम्हारे को ऐसी ड्रॉप दूं जो कि कल या परसों 2 दिन के अंदर अंदर ठीक कर दे, वो नहीं होता। सर, नमन बोल रहे हैं, माय 4.5 year old son eyes are swollen and sometimes yellowish is coming out of them. We cleaned it with hot water because its eyes were stuck, shut down and wouldn't open. Is it conjunctivitis? हाँ, ये कंजंक्टिवाइटिस ही है, जबकि जब येलो सा डिस्चार्ज आ रहा है इसका मतलब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके साथ ऐड हो गई है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एंटीबैक्टीरियल कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जो तुम्हारे आई स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं उसको रिपीटेडली उसको यूज़ करते रहें। प्रेफरेबली हर 2-2 घंटे बाद तुम्हारे को वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालनी चाहिए। और हर बार जब डालोगे तो उसको या तो जो स्वैब स्टेराइल स्वैब आते हैं या कोई स्टेराइल स्वैब स्टिक्स लेके उसको पहले लिड मार्जिन को साफ़ करो। और जबकि आपकी बच्चे की आंख चिपक रही है तो इसका मतलब ये है कि भी रात को या जब भी वो सोए तो उसकी आंख में ऑइंटमेंट डालो, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट से क्या होता है कि वो जो लिड्स हैं उसके जो पलकें हैं वो चिपकेंगी नहीं, क्योंकि चिपकी हुई पलकें जब तुम सेपरेट करते हो तो वो पेनफुल कंडीशन होती है, तो बच्चा चिल्लाएगा। तो इसलिए ऑइंटमेंट जब भी वो सोए तो ऑइंटमेंट ज़रूर यूज़ करें, और वो भी एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। स्टीरॉयड नहीं यूज़ करने इसमें। सर, दीपांशु पूछ रहे हैं, माय न्यूबॉर्न बेबी इज 25 day old, got eye flu in this morning. I am confused. Will it cause serious damage to his eyes? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज हमारे पास अभी भी पेशेंट्स हम देखते हैं, चाहे वो 25 दिन का ही बच्चा है तो भी इसको फ्लू आया है, उसको हम ड्रॉप्स जो भी हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करेंगे, वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वो डालते रहें और रिपीटेडली उसको क्लीन करते रहें। कुछ नहीं होगा, आँख बिल्कुल सेफ रहेगी और विजन भी नॉर्मल ही रहेगा। डोंट वरी। ऐसे बच्चों को भी आ रही है कंजंक्टिवाइटिस, ऐसा नहीं है, न्यूबॉर्न को भी आ रही है। इवन जो हॉस्पिटल में एडमिशन होते हैं डिलीवरी के इमीडिएटली बाद, इवन नर्सरी में भी हमने देखा है कि एपिडेमिक फैलते हुए उनकी भी आंखें क्लियर हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। सर,
परी पूछ रहे हैं, हाय, माय 3-year-old son has had conjunctivitis in his eyes almost for 3 weeks. It got better by taking tobramycin eye drops for 10 days, but sometimes the eye still gets red. White part of the eye covers a little bit and black part of the eyeball of the eye. What can be the reason? यदि तो ब्लैक पार्ट ऑफ द आई पे यदि वाइटिश कोई लीजन तुम्हारे को दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि भी कॉर्निया में थोड़ा सा इन्फेक्शन आ रहा है। पर यदि कॉर्निया में इन्फेक्शन यदि ब्लैक पार्ट में आएगा तो उसकी आँख खोलेगा नहीं, क्योंकि उसको फोटोफोबिया इतनी तेज होगा, उसको जो रोशनी की तरफ देखते हुए उसकी आंखें कभी भी नहीं खुलेंगी और वो बड़ा स्ट्रांगली उसको बंद करके रखेगा। तो यदि वो लाइट की तरफ बच्चा खोल के रखता है आंखें, इसका मतलब उसका कॉर्निया अभी सेफ है, उसमें कॉर्निया में इन्फेक्शन नहीं हुई। पर अदरवाइज कोई घबराने की बात नहीं है। वो टोब्रामाइसिन जो यूज़ कर रहे हो तो उसके 5-7 दिन, हफ्ता, 1 हफ्ता और यूज़ कर लो और उसके बाद वो मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसके कॉर्निया में इन्फेक्शन होगी, क्योंकि कॉर्निया में इन्फेक्शन होती है तो वो बच्चा खोलता ही नहीं आँख। स्नेहा पूछ रहे हैं, बोथ माई सेल्फ एंड माई 4-year-old आर अफेक्टेड विद पिंक आई. Doctor told us to use eye drops. How long will it take to get better? Will it be as bad for kids as it is for adult, or it will be mild? जो इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरस जो है ना डिफरेंट होती है। इन्फेक्टिविटी कई स्ट्रेन्स की इन्फेक्टिविटी बड़ी हाई है, कई स्ट्रेन्स की इन्फेक्टिविटी कम है। दूसरा ये है कि भी एक तो इन्फेक्टिविटी वायरस की डिसाइड करती है भी कितने दिन में ठीक होगा। दूसरा ये है कि तुम्हारी इम्यूनिटी खुद की कितनी है। यदि तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारी इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगी 3 से 7 दिन के अंदर अंदर। यदि तुम्हारी इम्यूनिटी थोड़ी सी मीडियम है तो तुम्हारे हो सकता है 2 हफ्ते लग जाएं और 3 हफ्ते लग जाएं, और यदि पुअर है तो वो 4 से 6 हफ्ते तक चलती रहेगी। पर यह है कि भी हर एक की अलग अलग होती है। तो और दूसरा ये है कि भी तुम्हारी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कितनी हुई है। जो शुरू में हुई थी भी पूरी तरह लिड यदि तुम्हारे सूज गए हैं, या तुम्हारी आंख में हेमरेज भी हो गया कंजंक्टिवा के नीचे, या फिर वो तुम्हारी आंख में स्वेलिंग के साथ साथ फीवर भी था, तो ऐसी कंडीशन में जब सिवियरिटी ज़्यादा होगी तो उसमें हील होने में भी थोड़े से दिन ज़्यादा लगते हैं। बट अदरवाइज 3 दिन या 3 हफ्ते, तीनों, या फिर 1.5 महीना भी लग सकता है किसी किसी पेशेंट में। वो हर एक पेशेंट की अपनी अपनी उस पे इम्यूनिटी पे या वायरस की इन्फेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सर विक्रम पूछ रहे हैं, माय फादर हैड अंडरगॉन कैटरैक्ट सर्जरी रिसेंटली एंड गॉट आई फ्लू नाउ, विल इट डैमेज हिज आईज परमानेंटली? ऐसा नहीं है कि भी उसको परमानेंटली डैमेज हो गई है। तो वो रिसेंटली का मतलब ये है कि भी हमारे को रीसेंट का प्रॉब्लम ये है कि भी यदि आज कैटरैक्ट सर्जरी हुई है, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही उसकी वायरल यदि फ्लू हो गया, वायरल कंजंक्टिवाइटिस होगी, तब तो हमारा कंसर्न है। यदि उसको 2-3 हफ्ते हो गए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंजंक्टिवाइटिस ठीक हो जाएगी। उसको कैटरैक्ट सर्जरी का विजन पूरा आएगा, उसमें कोई ऐसे रेजिडुअल कोई डैमेज ऐसा नहीं होगा कि जो कि ब्लाइंड करेगा। वो तो फ़र्क ये होता है, हम कैटरैक्ट सर्जरी की जो बात कर रहे हैं वो उसका मतलब ये है कि भी आज तुमने कैटरैक्ट सर्जरी कराई है और कल या परसों में ही तुम्हारे को एकदम फ्लू हो गया, तब हमारे को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि पहले हफ्ते 2 हफ्ते में हमारे को स्टीरॉयड ड्रॉप्स यूज़ करनी होती हैं ताकि वो हील हो जाता है। जब 2-3 हफ्ते हो गए हैं तो उसके बाद तो उसमें यदि हम कुछ भी ड्रॉप्स देते हैं या स्टीरॉयड ना भी दें ड्रॉप्स, तो भी उसकी हीलिंग हो चुकी होती है। सर अर्चना पूछ रहे हैं, डज सोप और ऑयल फॉर बेथिंग अ बेबी कैन कॉज एन आई फ्लू इन देम? नहीं, आई फ्लू तो वायरस से होगा, सोप और या ऑयल से ऐसे कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, जो आप रूटीनली यूज़ करते हो सोप वगैरह या ऑयल जो यूज़ करते हो करते रहो, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भी तुम कुछ भी जो भी यूज़ करते हो उसकी वजह से कोई वायरल कंजंक्टिवाइटिस होगी। वायरल कंजंक्टिवाइटिस तो एक इन्फेक्टिव कंडीशन है। यदि तुम किसी के कांटेक्ट में आते हो जिसको वायरल फ्लू है तभी होगी। ऐसा जो तुम रूटीन जो यूज़ करते हो उसको
आप कैरी ऑन करिए, उससे कोई कंजंक्टिवाइटिस या फ्लू नहीं होगा। दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन दिया है हमको, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी उससे काफ़ी कुछ अवेयरनेस क्रिएट होगी। थैंक यू सर। थैंक यू।